दोस्तों इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति का महत्व क्या है, फ्रांसीसी क्रांति थी क्या। हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। फिर से मैं आपको कहूँ कि हम यहाँ पे NIOS क्लास 10th का और सिलेबस SST का करा रहे हैं, सोशल साइंस का। सो आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके प्रीवियस वीडियो देखिए, और ये वीडियो नंबर 7 है, तो 7 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं, सिलेबस डिस्कस मैं कर चुका हूँ, देखिए। और दूसरी बात मैं आपसे ये भी बोल चुका हूँ कि जब भी आप ये लेक्चर्स देखें तो अपने सामने एक बुक रख कर बैठें, ताकि बुक से आपको बेहतर समझ में आएगा। ये चैप्टर खोल के लाइन टू लाइन हम क्लियर कर रहे हैं, तो लाइन टू लाइन क्लियर कीजिए। और दूसरी बात है कि अगर आप चाहते हैं कि हम और वीडियो लेकर आए तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ये वीडियो, ताकि हमको भी एक मोटिवेशन मिलेगा और आगे करने का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि जर्मनी का एकीकरण। देखिए, जैसे हमने इटली के एकीकरण की बात की थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात की थी, तो इटली के एकीकरण में भी हमने देखा था कि कई अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था इटली, और उससे भी ज़्यादा अलग अलग राज्यों में कौन बटा हुआ था? जर्मनी, ठीक है। आप राज्य बोल सकते हैं, है ना, या फिर संघ बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो हम बात करते हैं कि देखिए, नेपोलियन 1815 में हार हो चुकी थी उसकी। हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में नेपोलियन की स्थिति बताई थी कि कितनी मजबूत और कितनी पावरफुल थी कि उसके सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। फाइनली 1815 में वाटरलू का युद्ध होता है, और जहाँ पे उसकी हार होती है, किसकी? नेपोलियन की। और नेपोलियन की हार के बाद इटली जो है ना, वो तो आज़ाद हो जाता है, और दूसरी तरफ जर्मनी भी अपने आप को आज़ाद करने का प्रयास करता है। फादर ऑफ जर्मनी भी ऑटोमन बिस्मार्क को कहा जाता है, ठीक है। बिस्मार्क वही है जिन्होंने जर्मनी को 39 अलग अलग राज्यों के संघ को एक साथ मिलाकर जर्मनी बनाने के लिए प्रेरित किया, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जर्मनी 39 राज्यों का एक संघ था, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, लाइन टू लाइन चल रहे हैं तो हम। और दूसरा क्या है? ऑस्ट्रिया और पर्सिया के नेतृत्व में था, ठीक है। आपको मैं बताऊं कि जर्मनी जो था ना, पहले 2 हिस्सों में था। फॉर एग्जांपल, एक हिस्सा ये हो गया, ये ऑस्ट्रिया हो गया, और दूसरा हिस्सा आपका ये हो गया, और ये पर्सिया हो गया। तो पर्सिया, इन दोनों के बीच में रहता था जर्मनी हमेशा, ठीक है। जर्मनी हमेशा बीच में रहता था। और क्या रहता था कि हम कभी ऑस्ट्रिया इस पर हमला करता तो कभी पर्सिया इस पर हमला करता, और इसके बीच की टेरिटरी हमेशा जर्मनी के अंडर में रहती थी, ठीक है। जर्मनी हमेशा या तो इसके अंडर में रहता था या फिर इसके अंडर में रहता था, ठीक है। अब देखते हैं कि ये राज्य हमेशा एक दूसरे के साथ युद्ध की स्थिति में रहते थे। पर्सिया का जो राजा था, ठीक है, कैसर विलियम, वो अपने प्रधानमंत्री, है ना, अपने प्रधानमंत्री बिस्मार्क पर बहुत भरोसा करता था, ठीक है, क्योंकि वो एक निडर था। पहली बात तो ये बहुत निडर सेनापति था, है ना। और दूसरी बात ये था कि वो चाहता था कि जर्मनी का एकजुट बिस्मार्क करे, और बिस्मार्क में वो पावर है कि बिस्मार्क जोड़ सकता है पूरे जर्मनी को, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, ये कभी डरता नहीं था, ठीक है। वो ऑस्ट्रिया और फ्रांस दोनों को अलग रखता था अपने सारे कार्यों से, ठीक है। तो हम यही देखते हैं कि अब ये था कि जर्मनी का एकीकरण करना है, वो भी तत्काल आवश्यकता है इसकी। तो सेना को आधुनिकीकरण बनाना पड़ेगा, आधुनिक। और आधुनिक बनाने के पीछे इन्हीं सेनापति यानी कि ऑटोमन बिस्मार्क की ही रणनीति थी। और वो रणनीति कौन सी थी? आयरन एंड ब्लड की नीति, ठीक है। ब्लड एंड आयरन की नीति उसने स्टार्ट की, यानी खून और आयरन की नीति। इसका मतलब होता है लोहा और रक्त की नीति। इसमें आप अपने दुश्मन को खत्म करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो किसी भी कीमत पर हो। देखिए, अगर आपसे इंडिया में पूछा जाएगा कि भाई आयरन और ब्लड की नीति कौन लेकर आया है पॉलिसी, तो आप नाम किसका देंगे? बलबन की, ठीक है। रजिया सुल्तान के बाद बलबन, दिल्ली सल्तनत आप पढ़े होंगे पहले भी, है ना। तो बलबन लेकर आया था इंडिया के अंदर लौह और रक्त की नीति। इसके तहत आपको सिंहासन पर बैठना है, फिर चाहे कितना भी खून बहाना पड़े, ठीक है। और आपकी तलवारें कितनी भी तोड़नी पड़े, आपको तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आपको सिंहासन में बैठना ही है। और यही नीति लेकर कौन आते हैं? ऑटोमन बिस्मार्क लेकर आते हैं, ऑटोमन बिस्मार्क। और उसको इसीलिए आगे जाके लौह चांसलर के नाम से भी जाना गया। किस नाम से जाना गया? लौह चांसलर के नाम से भी जाना गया। किसको? ऑटोमन बिस्मार्क को। देखिए, ये फोटो है उनकी, बिस्मार्क की। तो अगला हम देख रहे हैं कि सेना में सुधार का जो काम था वो भी बिस्मार्क ने किया। तो बिस्मार्क ने क्या किया? स्टेलीविग होल्स्टीन की जर्मनी आबादी थी, उसे डेनमार्क के खिलाफ लड़वाया। और क्या हुआ कि 1864 में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ डेनमार्क के खिलाफ हाथ मिलाया, और फिर क्या हुआ कि डेनमार्क हार गया, ठीक है। और बिस्मार्क की अब ऑस्ट्रिया से बनने लगी। मगर बिस्मार्क का अगला लक्ष्य क्या था कि ऑस्ट्रिया को किसी भी तरह से ख़त्म किया जाए, ताकि इसकी भी पावर ज़्यादा बढ़े ना। और ऑस्ट्रिया को
पराजित करके उसने उत्तर जर्मन कॉन्फेडरेशन का गठन किया, यानी कि एक समूह का गठन किया और जिसमें 4-5 जर्मनी के उसने क्या कर दिया, राज अपने अंडर में कर दिए। और इस तरह बिस्मार्क ने इटली को वेनिस के प्रांत का वादा किया और उसे युद्ध से बाहर रखा, क्योंकि मैंने इससे पहले आपको बताया कि इटली का तो एकीकरण हो चुका था इटली का, तो अब इटली भी कोशिश कर रहा था कि जर्मनी के भी कुछ राज्य मिल जाए। तो इससे अच्छा उसने बोला कि बिस्मार्क ने, आप ऐसा करो, आप अपना वेनिस संभालो। आज के डेट में वेनिस मैंने आपको बताया बहुत सुंदर है, और इटली को बोला कि भैया तुम अपना वेनिस संभालो, जर्मनी हमारे हाथ में दे दो, हम जर्मनी का देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है। और इस तरह इटली भी उस युद्ध से बाहर हो गया और ऑस्ट्रिया का इटली से नियंत्रण खत्म हो गया, क्योंकि हमने इससे पहले देखा था कि ऑस्ट्रिया का इटली पर नियंत्रण था, मगर इटली आज़ाद हो चुका था और वेनिस शहर भी किसने, ऑस्ट्रिया से छीनकर बिस्मार्क ने इटली को दे दिया था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि उसने फ्रांस के नेपोलियन तृतीय को क्षेत्रीय मुआवजा देने का वादा किया और उसे भी युद्ध से बाहर रख दिया। उससे पहले रूसी नियंत्रण पोलैंड से विद्रोह दबाने के बदले रूस का समर्थन हासिल कर लिया था। तो ऐसा करता है कि पोलैंड के अंदर जो विद्रोह हो रहे हैं उनको दबा दूंगा, मगर रूस मुझे समर्थन देगा तब। और फाइनली रूस ने भी उसे समर्थन दिया और पोलैंड में विद्रोह उसने दबा दिया। फाइनली पर्सिया के जर्मनी में प्रभुत्व के लिए अब केवल 2 बाधा थी, एक दक्षिणी जर्मनी के 4 छोटे जर्मन राज्य, ठीक है, और दूसरी तरफ फ्रांस के नेपोलियन तृतीय की अस्वीकृति। ये दोनों के दोनों जो थे ना, वो जर्मनी को एक करने से अभी भी रोक रहे थे, लेकिन दोनों देशों के बीच असहमति ने फ्रांस को पर्सिया से युद्ध के लिए उकसाया और फाइनली एक फ्रैंको पर्सिया युद्ध देखने को मिलता है। कहने को ये काफ़ी छोटा था, ठीक है, मगर फिर भी क्या हुआ कि पर्सिया ने 1871 में फ्रांस पर आक्रमण किया और उसे हरा दिया और नेपोलियन को सिंहासन त्यागने और फ्रांस के ऑल्सेस एंड लॉरेन, 2 जगह का नाम है, इसके बारे में आप क्लास 12th में जब आएंगे ना, तो फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश का, द लास्ट लेसन, आप उसमें ऑल्सेस और लॉरेन करके 2 शहरों के बारे में पढ़ेंगे और ये उसी समय की कहानी है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अब नेपोलियन को हरा दिया, नेपोलियन तृतीय को, और उनको हराने के बाद क्या किया, पर्सिया ने उनके 2 क्षेत्र भी छीन लिया, एक का नाम है ऑल्सेस और दूसरे का नाम है लॉरेन। अब शेष जर्मन राज्य रह गए, है ना, और उधर ऑस्ट्रिया भी अपनी पावर हल्की कर चुका था, तो ऑस्ट्रिया को छोड़कर बाकी कब्जा कर लिया इन्होंने और वे जर्मनी के साथ शामिल हो गए। जर्मनी का एकीकरण कैसर विलियम के द्वारा पूरा किया गया, जो वहाँ के राजा थे, जिनका प्रधानमंत्री मैंने बताया ना ऑटो वन बिस्मार्क थे, उनके राजा द्वारा क्या किया, जर्मनी का एकीकरण कर दिया गया और जर्मनी यूरोप में अग्रणी बन गया। उसने आर्थिक हित को आगे बढ़ाया, दुनिया में जर्मन प्रभाव बढ़ाने के लिए एक औपनिवेशिक साम्राज्य के रूप में आया, यानी रहा वो औपनिवेशिक साम्राज्य के अंडर में, है ना, मगर फिर भी उसने क्या किया, उसने अपने आप को इतना डेवलप कर दिया कि जितना कोई डेवलप इंडिपेंडेंट होके भी स्टेट नहीं कर पाता, उससे ज़्यादा उसने खुद को डेवलप कर दिया, ठीक है। सो आज हम जर्मनी का एकीकरण यहीं तक देखते हैं। कल हम मिलेंगे यानी नेक्स्ट लेक्चर पे, हम जहाँ पे रूसी क्रांति, समाजवादी क्रांति पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को बता दें और हाँ, बेल बजाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।